गुड आफ्टरनून बेटा। तो बेटा जैसे आप जानते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है और उस आयनिक इक्विलिब्रियम में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बेटा हमने देखा था कि दो टाइप्स के साल्ट्स हमारे पास होते हैं, वन व्हाट वी कॉल एज स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट या जिसको हमने एस क्यूब टाइप साल्ट कहा था, और दूसरा हमारे पास था हाईली सॉल्युबल साल्ट्स। हाईली सॉल्युबल साल्ट्स क्या होते हैं बेटा? वो साल्ट्स जो कंप्लीटली डिसॉल्व या सॉल्युबल होते हैं जब आप उसको पानी में डालोगे। और स्पेरिंगली वर्ड ही आपको बताता है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स जो हैं ये बहुत कम हद तक क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल है पानी में। मतलब इधर से आने वाले जो आयंस की कंसंट्रेशन है बेटा, दैट इज ऑलमोस्ट 10 रेज़ पावर -14, 10 रेज़ पावर -15, 10 रेज़ पावर -13, ऐसा कुछ आप देखोगे, 10 रेज़ पावर -5, 10 रेज़ पावर -6, इस किस्म की आप इनकी कंसंट्रेशंस देखोगे। कंसंट्रेशन जो हम जानते हैं पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी को क्या माना जाता है, कंसंट्रेशन यानी कि मोल्स पर लीटर। ठीक है, फिर बेटा मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स हैं इनके बहुत सारे केसेस होते हैं, डिस्कस करने होते हैं केसेस, और हर एक केस पर एक डिफरेंट टाइप्स की न्यूमेरिकल आपके सामने आ सकती है। ठीक है, तो अब हमें वही केसेस एक एक करके डिस्कस करने हैं और ये भी देखेंगे कि आखिर किस किस्म की न्यूमेरिकल्स जो है वो इनमें पेश आ सकती हैं, व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स यू कैन फेस इन योर एग्जाम्स। तो बेटा उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, लेकिन पहले जो इसके केसेस है करीबन 7 के 8 केसेस हैं, तो पहले हमें ये पढ़ना है, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम जानते ही हैं, तो बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला केस, दैट इज केस नंबर फर्स्ट, विच इज सॉल्युबिलिटी in presence of a common ion. Solubility in presence of a common ion. अगर बेटा हमारे पास कोई कॉमन आयन है तो उसमें क्या सॉल्युबिलिटी होती है? क्या एग्जांपल बेटा? कंसिडर, जैसे बेटा हम कंसिडर करें, कंसिडर एस क्यूब टाइप साल्ट। एस क्यूब का मतलब बेटा स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, एस क्यूब साल्ट AgCl। हम AgCl की बेटा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो AgCl क्या होता है, AgCl डिसोशिएट हो जाता है किसमें? AgCl गेट्स डिसोशिएटेड इनटू Ag पॉजिटिव एंड Cl माइनस। और बेटा ये भी हमने देखा है कि हम इसको हमेशा डिस्टिल्ड वाटर में ही क्यों लेते हैं, बिकॉज बेटा डिस्टिल्ड वाटर में ही इसका KSP, इसकी रियल सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा AgCl इज Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अब बेटा हम जानते हैं कि इसका जो KSP होता है, दैट KSP इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब चूंकि हम कंसंट्रेशन को ही सॉल्युबिलिटी मानते हैं, इसीलिए KSP को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो एक हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है जिसको आप नया नाम दे रहे हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। ठीक है, अब AgCl तो बेटा खुद एक सॉलिड है, इसीलिए ये इस एक्सप्रेशन में नहीं आता है। तो यहां पर Ag पॉजिटिव जो बेटा एक्वस है और Cl माइनस भी जो है जो क्या है, एक्वस है। ठीक है, अब बेटा हम क्या कंसिडर करते हैं, ये तो तब होता, देखो बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा S होती, इसकी भी होती S, इसकी भी होती S, इसीलिए हम KSP लिखते S स्क्वायर। ठीक है, नाउ कंसिडर a solution of KCl, a solution of KCl in which AgCl is introduced। अब हम एक सॉल्यूशन मानते हैं बेटा किसका, KCl का, जिसमें हम AgCl को डाल रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप KCl देख रहे हो, KCl बेटा क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन C है, तो बेटा ये टूट जाता है K पॉजिटिव इंटू Cl माइनस, एक हाईली सॉल्युबल साल्ट है बेटा ये। ठीक है, तो बेटा ये तो स्टार्ट में कुछ नहीं होगा बेटा, ये सारा गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा C, और Cl माइनस भी बन जाएगा C। अब हम जानते हैं बेटा क्या कि AgCl जो है, AgCl गेट्स डिसोशिएटेड एज Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। जरा बेटा सोचिए, जब AgCl अकेला था तो Ag पॉजिटिव भी S था, Cl माइनस भी S था, लेकिन जब आपने इसको KCl सॉल्यूशन में डाल दिया, हैज एनीथिंग चेंज्ड? यस, ऑब्वियस सी बात है बेटा, Cl माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। तो बेटा आप याद कीजिए, Cl माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो इस इक्विलिब्रियम पर क्या लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन इंक्रीज्ड, दैट मींस द रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और बेटा जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है पहले के मुकाबले में, डिस्टिल्ड वाटर के मुकाबले में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेट दैट न्यू सॉल्युबिलिटी बी S डैश
तो बेटा इस Ag पॉजिटिव की भी कितनी होगी S डैश, और बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, दैट विल आल्सो बी S डैश। बट बेटा चूंकि Cl माइनस यहाँ पर C है, यहाँ पर S डैश है, हम इसको टोटल में लिखेंगे बेटा Cl माइनस, चलो मैं S डैश लिख देता हूं, देयरफॉर द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस जो बेटा होगी ना, वो होगी C प्लस S डैश। ठीक है, अब बेटा सोचिए AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, तो जब ये पानी में अकेला होता उस वक्त भी बेटा ये क्या करता, ये AgCl में से जो Cl माइनस आने वाला था उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती, बिकॉज ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। अब बेटा जब आपने इसमें KCl डाल दिया, जब आपने कॉमन आयन इफेक्ट लगवा दिया, जाहिर सी बात है बेटा Cl माइनस जो कहां से आएगा AgCl से, वो और कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन में Cl माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो कम कौन होगा इसको समझना है। वो Cl माइनस कम हो जाएगा जो कहां से आ रहा है AgCl, दैट मींस दिस S डैश विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो बेटा अगर आपको Cl माइनस की कंसंट्रेशन लिखनी है, यू कैन अप्रोक्सीमेटली राइट इट एज C, व्हाइल एज यू कैन निग्लेक्ट और यू कैन इग्नोर S डैश। बट कैन यू इग्नोर दिस S डैश? नॉट एट ऑल बेटा, बिकॉज आपके पास सॉल्यूशन में जो सोर्स है Ag पॉजिटिव का, वो सिर्फ और सिर्फ AgCl है और कोई सोर्स नहीं है। दैट मींस बेटा जो यहां से आएगा Ag पॉजिटिव भी उतना ही होगा। अब बताइए बेटा सॉल्यूशन में AgCl की ट्रू सॉल्युबिलिटी कौन रिप्रेजेंट करेगा? क्या वो Cl माइनस रिप्रेजेंट करेगा? नॉट एट ऑल, बिकॉज Cl माइनस की कंसंट्रेशन C है, लेकिन Ag पॉजिटिव वो आयन है जो AgCl की सॉल्युबिलिटी ट्रूली रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर हम ऐसा कहते हैं कि द आयन ऑन विच द कॉमन आयन इफेक्ट डज नॉट वर्क और डज नॉट अप्लाई गिव्स द ट्रू सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। क्या लिखते हैं बेटा? दस the ion which is not common gives the new या फिर actual solubility of S cube salt, this is a very important point। अब बेटा सोचिए क्या KSP अपना वैल्यू चेंज करेगा? नॉट एट ऑल, बिकॉज KSP चेंजेस ओनली इट्स वैल्यू यूजिंग टेम्परेचर। तो बेटा हमने टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया है, तो बेटा KSP का वैल्यू देयरफॉर बेटा हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। बेटा Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन सर ये तो S डैश है, Cl माइनस की कंसंट्रेशन सर ये तो C है, इसका मतलब बेटा S dash is equal to KSP divided by C। I hope ये आंसर आ गया होगा। तो जो अब नई कंसंट्रेशन है किसकी? Ag पॉजिटिव की, वो है KSP by C। बट थिंक अबाउट दिस बेटा, S डैश Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बेटा वही तो रिप्रेजेंट करेगा AgCl की नई सॉल्युबिलिटी। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर पहली चीज सॉल्युबिलिटी ऑफ S cube type salt decreases in presence of common ion, तो बेटा ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो S क्यूब साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो कम हो जाती है जब आपके पास KSP में कोई व्हेन आपके पास कॉमन आयन हो जाएगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। पहले वो सॉल्युबिलिटी कितनी थी? S, लेकिन बेटा अब वो सॉल्युबिलिटी हो गई है S डैश, और S डैश इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय C। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए बेटा यही हमारे पास पहला केस है, और बेटा इस केस में भी अब आपको क्या करना होता है? KSP की जगह आपको KSP ही लगाना है, Ag पॉजिटिव की जगह Ag पॉजिटिव यानी कि S डैश, और Cl माइनस कहां से आएगा? स्ट्रॉन्ग वाले इलेक्ट्रोलाइट से, या फिर कॉमन आयन जो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया होगा उसकी कंसेंट्रेशन आपको यहां पर लगा देनी। क्लियर है बेटा? लेट्स मूव टू केस नंबर सेकंड। तो ये तो पहला केस हो गया, लेट्स मूव टू केस नंबर सेकंड। और बेटा दूसरा केस जो है दैट इज solubility in presence of a buffer।
दैट इज सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ ए बफर। तो बेटा एक बफर की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ठीक है बेटा, दैट इज केस नंबर 2, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ ए बफर। ठीक है बेटा, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ ए बफर। ठीक है बेटा, पहला चीज आपको जो इसके बारे में सीखनी है, दिस केस इज एप्लीकेबल, दिस केस is applicable only when the S cube type salt, when the S cube type salt has hydrogen or OH in it। अगर बेटा कोई भी एस क्यूब टाइप साल्ट है और उसमें हाइड्रोजन आता है या फिर बेटा उसमें OH आता है, तब जाकर ये केस उस पर लग जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसको समझना है आपको, यू हैव टू कंसिडर दिस केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। ठीक है, लेट अस कंसिडर एन एस क्यूब साल्ट, एन एस क्यूब टाइप साल्ट। कौन सा एस क्यूब टाइप साल्ट बेटा? मान लीजिए BOH। अब देखो बेटा मैंने BOH ही क्यों लिया बेटा, बिकॉज मुझे बफर का एक्शन देखना है, तो मुझे वो वाला लेना है जिसमें या तो हाइड्रोजन हो, यानी कि HB ले सकते थे, एसिड की ले सकते थे, या कोई बेस ले सकते थे BOH, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा OH। लेट अस कंसिडर एन एस क्यूब टाइप साल्ट BOH इन अ बफर सॉल्यूशन, इन अ बफर सॉल्यूशन whose pH is equal to 5। मान लीजिए बेटा कोई हमारे पास ऐसे एक बफर सॉल्यूशन है, उसका pH कितना है 5 है। ठीक है, अब इस एस क्यूब टाइप साल्ट में क्या है बेटा BOH। नाउ लेट अस कंसिडर फर्स्ट, अगर बफर नहीं होता बेटा पानी होता। ठीक है, अगर बफर नहीं होता पानी होता बेटा, तब क्या केस बनता? तब कुछ केस ऐसे बनता, BOH gives me B पॉजिटिव प्लस OH माइनस। बेटा अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे, अब याद रखिएगा एस क्यूब टाइप सॉलिड सारे साल्ट होते हैं, सॉरी एस क्यूब टाइप साल्ट सारे सॉलिड्स होते हैं, तो ये तो सॉलिड वाला है और ये S इसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो मैं इसको S1 लिख देता हूं आपके लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती S1 और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती S1। तो बेटा मैं लिखता यहां पर KSP इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। अब KSP बाय डेफिनेशन तो बेटा कभी चेंज नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज B पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसमें तो बेटा कोई शक नहीं है कि ये हमेशा इतना ही आएगा। अब देखिए बेटा फर्क कहां पड़ता है, since the buffer does not allow, since the buffer does not allow any change in the pH, any change in the pH। बेटा चूंकि बफर कोई भी चेंज pH में नहीं होने देता, बिकॉज बफर बाय डेफिनेशन इज दैट विच रेजिस्ट्स एनी चेंज इन द pH। बेटा अगर यहां पर therefore for our case जो हमने बेटा केस कंसिडर किया है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बेटा कितनी होगी हमेशा 10⁻⁵, विच एम्प्लॉइज बेटा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा 10⁻⁹। क्यों बेटा? बिकॉज KW इज H पॉजिटिव इंटू OH माइनस। KW तो बेटा 10⁻14 होता है, H पॉजिटिव 10⁻5 है, तो लाजमन सी बात है OH माइनस कितना होगा 10⁻⁹। अब बेटा जरा हम अपने सॉल्ट को फिर से एक बार डिसोशिएट करें, BOH, नाउ बेटा इट विल बी B पॉजिटिव प्लस OH माइनस। सर अब क्या फर्क पड़ेगा इसमें? बेटा एक चीज समझ लो, क्या इस केस में BOH की सॉल्युबिलिटी S1 होगी? हो सकती थी तब जब बेटा यहां पर आपके पास ये S1 होता और ये भी क्या होता S1। लेकिन बेटा जरा सोचो, अगर आपने इसको बफर में डाल दिया है और बफर pH चेंज नहीं होने देता है, मतलब बेटा ये चीज हमेशा के लिए फिक्स हो गई 10⁻⁹। ठीक है, मतलब बेटा अब आप ये नहीं कहना सर कि अगर हम इसकी नई सॉल्युबिलिटी S' मान ले, तो सर मान लीजिए ये भी S' होगा और ये भी होगा 10⁻⁹ प्लस S'। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बेटा जो इसकी ये नई सॉल्युबिलिटी आई है ना S', ये S' नई सॉल्युबिलिटी तब ही आई है जब रिएक्शन को पता चल गया था कि OH माइनस 10⁻⁹ ही आया था। क्या मतलब इसका? बेटा मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए बेटा एक पार्टी है, एक कोई फैक्ट्री है बेटा, कोई फैक्ट्री है जो अपने लेबर्स
यानी कि मजदूर जो है सप्लाई करती है, ठीक है। अब बेटा उसको कितने लेबर सप्लाई करने हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक कंपनी जो है जो उससे लेबर लेती है उसके पास ऑलरेडी से कितने लेबर्स हैं। तो ये वाली जो कंपनी है जो लेबर सप्लाई करती है तो बेटा ये देखती है कि कंपनी के पास कितने हैं। मान लो बेटा एक कंपनी को चाहिए लेट अस सपोज 20 वर्कर्स, कितने चाहिए 20 वर्कर्स, और कंपनी जो है कंपनी उसको 6 वर्कर्स खुद दे रही है, तो बेटा इस इंडस्ट्री को कितने लेबर्स प्रोवाइड करवाने हैं 14। तो इंडस्ट्री ने ये देख लिया कि वहां से 6 लेबर्स आ रहे हैं तो मुझे सिर्फ 14 ही रिलीज करने हैं यहां से। मान लीजिए बेटा इंडस्ट्री कंपनी जो है वो 10 लेबर्स खुद से प्रोवाइड कर रही है, तो इंडस्ट्री यहां से देखेगी कि नहीं भाई 10 तो उन्होंने पहले से ही प्रोवाइड किए, हमें सिर्फ 10 ही प्रोवाइड करने हैं। उसी तरीके से एग्जैक्टली बेटा वही चीज यहां पर BOH बी पॉजिटिव उसी हिसाब से छोड़ेगा कि उसको पहले से ही पता है कि OH माइनस कितना रहने वाला है 10⁹9। दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। So this S dash has been introduced keeping in mind that the OH minus is fixed at 10⁻⁹9. This is very 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 important. ठीक है, यहां पर बेटा आपको कोई गुंजाइश नहीं है कि आप लिखोगे S dash 10⁻⁹9 प्लस S dash, नो नॉट एट ऑल। बेटा ये जो S dash आया है ना ये तो ऑलरेडी से उस चीज को देखकर ही आया है कि OH माइनस पहले से ही कितना है 10⁻⁹9। दिस इज द केस ऑफ द बफर। बस बेटा यही चीज है। अब बेटा जी आप जानते हो KSP is equal to concentration of B positive into बेटा concentration of OH minus। अब बेटा KSP तो चेंज नहीं होगा बिकॉज हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है। बेटा KSP is equal to B positive बेटा कितना S dash OH minus बेटा कितना 10⁻⁹9 which employs बेटा S dash is equal to KSP divided by 10⁻⁹9। बेटा यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब बेटा यहां पर मैंने 10⁻⁻ लिख दिया है बिकॉज आई हैव एज्यूम्ड दैट द pH इज 5। यू एज्यूम एनी pH, उसी के हिसाब से तो आप यहां पर करोगे ना। सो द मेन आइडिया मेन फोकस इन दिस केस इज दैट द कंसंट्रेशन। अब अगर बेटा वो HB टाइप का होगा तो यहां पर होगा ना H पॉजिटिव आप खुद ही मानोगे 10⁻⁵5। अब वो कभी चेंज नहीं होगा। अब बेटा यहां से आपको निकला क्या, यहां से आपको निकला S डैश किसकी सॉलिबिलिटी है B पॉजिटिव, लेकिन बेटा B पॉजिटिव की ही सॉलिबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा किसकी सॉलिबिलिटी S³ टाइप साल्ट BOH की। तो बस बेटा यहां पर जो मेन आइडिया है दैट द pH विल नेवर चेंज और वी कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डज नॉट चेंज when the S³ type salt is introduced in a buffer। बस बेटा यही केस है। जो नई सॉलिबिलिटी आपको निकालनी है दैट इज S dash is equal to KSP divided by 10⁻⁹9। आई होप बेटा दिस इज क्लियर। ठीक है, प्लीज 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 टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो बेटा ये हमारे पास केस नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, लेट्स जंप टू केस नंबर 3। और केस नंबर 3 बेटा आता है साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। वो भी बहुत आसान है। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी, चलिए बेटा केस नंबर 3। केस नंबर 3 इज फॉर साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी, ठीक है बेटा। तो ये केस कब आता है बेटा, दिस केस अराइजेस when this case arises when more than one ब्रैकेट में लिख सकते हो at least 2 S³ type salts are introduced in the solution। just give me a minute, I will check it out। क्या ये ठीक चल रहा है? ठीक है, हाँ। तो दिस केस अराइजेस व्हेन 2 और मोर, व्हेन एटलीस्ट 2 और मोर देन 1, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, S³ टाइप salts are introduced in the solution having one common ion, फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास स्ट्रोंशियम सल्फेट नाम का एक S³ टाइप साल्ट है बेटा, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा Sr+2 प्लस SO4-2। ठीक है बेटा जी। और आपके पास बेटा एक और भी है दैट इज,
चलो मैं यहां पर लिख देता हूं SrSO4 और बेटा मैं मान लेता हूं एक और भी है BaSO4। तो बेटा BaSO4 दिस विल डिसोशिएट एज Ba+2SO4-2। ये दोनों बेटा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब बेटा आप देखोगे कि इसका जो KsP है ये होगा बराबर कंसंट्रेशन ऑफ Sr+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2। और बेटा इसका जो KsP2 होगा, मैं अगर इसको KsP1 मानूं, वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ Barium+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2। ठीक है। अब बेटा जरा सोच समझ के मुझे एक चीज बताओ, अगर SrSO4 अकेला होता पानी में तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, इसका KsP सीधे बराबर होता S²। उसी तरह से अगर बेरियम सल्फेट भी अकेला होता बेटा तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी कितनी होती, KsP भी कितना होता, S²। लेकिन बेटा चूंकि ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में है और इन दोनों में क्या है बेटा, इन दोनों में कॉमन आयन भी है। इन दोनों में क्या है, कॉमन आयन भी है। बेटा अगर इन दोनों में कॉमन आयन भी है तो ये एक दूसरे पर क्या एक्सर्ट करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट, जिसकी वजह से इस SrSO4 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और उसी तरीके से बेटा बेरियम सल्फेट की भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन से इन केस ऑफ simultaneous solubility case the solubility of S³ type salt decreases। S³ टाइप साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये बेटा आपको यहां पर समझना होगा, ठीक है। पहले अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, अब S1 है। S1 ऑब्वियस सी बात है बेटा S से कम ही होगा। तो अगर मैं इसकी नई सॉल्युबिलिटी बेटा S1 मान लेता हूं तो ये भी होगा S1, ये भी होगा S1। बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी अगर आप बेटा S2 मान लेते हो तो ये भी होगा S2, बेटा ये भी होगा S2। अब बताइए बेटा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस है, जो कॉमन है बेटा उसको सेम कर लो तो ये बनेगा S1 प्लस S2, बेटा ये बनेगा S2 प्लस S1। इज दिस क्लियर? तो बेटा ये S1 प्लस S2 है, ये S2 प्लस S1 है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, जस्ट गो ऑन मल्टीप्लाइंग देम, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, लेट्स डू इट। बेटा बताइए KsP1 किसके बराबर होगा, स्ट्रोंशियम प्लस 2 की सॉल्युबिलिटी, बेटा दैट इज S1। SO4-2 की सॉल्युबिलिटी दैट इज S1 प्लस S2। आई कीप दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा KsP2 Ba+2 की कंसेंट्रेशन S2, SO4 की कंसेंट्रेशन S1 प्लस S2। आई कीप दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बेटा अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। बेटा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा आई विल गेट KsP1 प्लस KsP2। बेटा यहां इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, S1 प्लस S2, और बेटा आप अंदर देखोगे अंदर भी बन जाएगा S1 प्लस S2। सो दिस होल विल टर्न आउट टू बी S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। तो बेटा अगर आप यहां से चेक करोगे, यहां से आपके पास S1 प्लस S2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ KsP1 प्लस KsP2, ठीक है बेटा। अब सोच के देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास स्ट्रोंशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है तो दैट इज S1, ठीक है। लेकिन S1 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रोंशियम प्लस 2 आयन की कंसेंट्रेशन, ना कि सल्फेट आयन की, बिकॉज सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन है S1 प्लस S2। आपको किसकी कंसेंट्रेशन चाहिए, Sr+2 की, उसकी कितनी है S1। तो बेटा क्या यूज करोगे, यूजिंग फर्स्ट, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। बोले बेटा क्या आएगा, KsP1, बेटा ये तो आपको एग्जाम में दिया गया होगा, S1 को बेटा ऐसे ही छोड़ दो। बेटा व्हाट इज S1 प्लस S2 हम निकाल चुके हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ KsP1 प्लस KsP2। बेटा अगर आप यहां से चेक करोगे S1 आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, KsP1 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ KsP1 प्लस KsP2। तो बेटा ये S1 मिल गया। S1 किसकी कंसेंट्रेशन, स्ट्रोंशियम प्लस 2 की, लेकिन जो स्ट्रोंशियम प्लस 2 की कंसेंट्रेशन या फिर सॉल्युबिलिटी है बेटा वही सॉल्युबिलिटी है किसकी, SrSO4 की। उसी तरीके से बेटा यूजिंग क्या, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, बोले बेटा सेकंड इस्तेमाल करके क्या मिलेगा, KsP2 इज इक्वल, बेटा S2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और S1 प्लस S2 के बदले बेटा मैं वही छाप दूंगा KsP1 प्लस KsP2। बेटा यहां से आपके पास आप चेक करोगे S2 किसके बराबर है, KsP2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ KsP1 प्लस KsP2।
ठीक है बेटा, ये आ गई S1। S1 किसकी कंसंट्रेशन, Sr+2 की, तो वही सॉल्युबिलिटी किसकी, SrSO4 की। S2 किसकी कंसंट्रेशन, Barium+2 की, लेकिन वही सॉल्युबिलिटी किसकी, BaSO4 की। आंसर आ गया बेटा, ठीक है। एंड जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 3 होते बेटा तो मैं लिखता S3 इज इक्वल टू KSP3 डिवाइड बाय रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2 प्लस KSP3। ऐसे ही बेटा ये आंसर्स आ जाते। S4 होता कोई तो KSP4 डिवाइड बाय KSP1 रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2 प्लस KSP3 प्लस KSP4। ऐसे ही हम बेटा यहां से आंसर्स निकाल लेते। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा, जब हमारे पास साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस होगा तो जो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन है वो कैसे दी जाती है, रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2 प्लस KSP3 प्लस KSP4। और इंडिविजुअल आयन्स की बाद में कंसंट्रेशन आप एक एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालकर उसमें से निकाल लेते हो दूसरे आयन की सॉल्युबिलिटी, और वो दूसरे आयन की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो साल्ट की सॉल्युबिलिटी बन जाती है। यहां पर वो दूसरा आयन कौन सा है, स्ट्रोंशियम+2। यहां पर वो दूसरा आयन कौन सा है, बेरियम+2। आई होप बेटा इतने इसी केस को भी अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है बेटा। हाँ, अब आप ये मत सोच रहे होंगे कि हम तो कोई न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस नहीं करें, तो बेटा एज है प्रॉमिस्ड एक और लेक्चर आएगा जिसमें आप देखोगे कि इसकी सारी टाइप की न्यूमेरिकल्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले ये केसेस खत्म कर लें क्योंकि ये केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, और हर एक केस बेटा एज आई हैव प्रॉमिस्ड एवरी केस इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। Let us discuss now case number 4th. That is solubility due to complex formation. Due to complex formation. अब बेटा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है जिसको आपको समझना होगा, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में बेटा अमोनिया है, क्या है, अमोनिया, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 मोलर, ठीक है बेटा। ये भी मान लीजिए कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं, हम इसमें AgCl डाल रहे हैं, यानी कि एक S³ टाइप साल्ट डाल रहे हैं। सो इफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन विच AgCl इज बीइंग पुट इनटू, या इन विच AgCl इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। देखिए बेटा, AgCl जो है, AgCl ये इमीडिएटली बेटा डिसोशिएट हो जाएगा इनटू Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ठीक है बेटा। इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा अगर आप S मान लेते हो, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, ठीक है। जैसे ही AgCl इस अमोनिया सॉल्यूशन में आ जाएगा तो बेटा अमोनिया और सिल्वर पॉजिटिव की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी है सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो बेटा वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है कि Ag पॉजिटिव जो है बेटा ये 2 अमोनिया के साथ मिल जाता है, ठीक है। और बेटा देखो ये क्या बना देता है, और देखो मैंने इक्विलिब्रियम भी कैसे लिखा, ये बना देता है AgNH3 होल ट्वाइस, और बेटा ये बनता है पॉजिटिव, ठीक है। एंड दिस इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर, ठीक है। दिस इज डाइअमीन सिल्वर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अब उसको छोड़ दो बेटा थोड़ी देर के लिए आप। अब देखो बेटा यहां पर आपके पास पहले से ही सिल्वर कितना मौजूद है बेटा, सिल्वर आपके पास S है, अमोनिया बेटा आपके पास C1 है, अभी ये कुछ नहीं है। अब देखना बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ गई है, तो बेटा इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं Kf, एंड Kf इज नोन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट, इज नोन एज फॉर्मेशन कांस्टेंट, और बेटा इसको कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या फिर इसको क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। और बेटा इस केस में वो कॉम्प्लेक्स आयन कौन है, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। और बेटा जी Kf को कैसे दिया जाएगा, इट विल बी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इसका स्क्वायर इनटू बेटा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, ठीक है। अब बेटा यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर जो ये Kf का वैल्यू देखा गया है, क्योंकि बेटा मैंने आपसे कहा ना ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कहां की तरफ जा रही है, फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, कंप्लीशन की तरफ जा रही है। बेटा इसका जो ये Kf होता है ना, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸. ये जो Kf है इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, नियरली 10⁸.
आप समझ लो नियरली 10⁻8 बेटा, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा। 10⁻⁻8 नहीं बेटा, 10⁻8। और बेटा याद कीजिए, जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ा मतलब रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड में गई है, या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ गई है। इसीलिए बेटा मैंने ये एरो यहां से बड़ा और पीछे वाला एरो ऑलमोस्ट छोटा सा ही दिखा दिया है। ठीक है, अब बेटा समझ लीजिए KF कैसे इतना बड़ा आ सकता है। पहले तो मैं यहां पर भी लिख दूं, KSP किसके बराबर होगा? KSP बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब बेटा देखिए KF कैसे इतना बड़ा हो सकता है। दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं या दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बेटा मैं वही लिख रहा हूं यहां पर, फॉर सच ए लार्ज वैल्यू ऑफ KF टू पॉसिबल रीजंस आर। पहला रीजन बेटा क्या हो सकता है? न्यूमरेटर दैट इज concentration of AgNH3 whole twice positive is of the order of 10⁸ या तो बेटा इसका जो ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर ही खुद 10⁸ के बराबर है, या फिर बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी, द डिनोमिनेटर, ठीक है, दैट इज denominator is of the order of 10⁻⁻8। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर KF 10⁸ है बेटा, अगर KF 10⁸ है तो इसके दो ही पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। या तो जो आप न्यूमरेटर बोल रहे हो, यानी कि जो आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बोल रहे हो, वो 10⁸ है, या फिर बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डिनोमिनेटर है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, वो किस ऑर्डर का है? 10⁻⁻8। क्यों बेटा? अगर वो डिनोमिनेटर में 10⁻⁻8 है, न्यूमरेटर में जैसे ही वो पहुंच जाएगा, इट विल बिकम 10⁻+8। नाउ अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से ठीक की कौन सी है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये कभी नहीं होगा, इतना कोई बड़ा तूफान नहीं आएगा कि 10⁻8 न्यूमरेटर बन जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि डिनोमिनेटर हो 10⁻⁻8। क्यों बेटा? आप देखो Ag पॉजिटिव कितना आया होगा सॉल्यूशन में? अरे ये तो नियरली 0 ही होगा ना, ये तो नियरली 0 ही होगा। AgCl S³ टाइप साल्ट ये कितना सिल्वर प्रोड्यूस करता है? बहुत मामूली सा, और वो मामूली सा भी अगले वाले स्टेप में कंज्यूम हो रहा है अमोनिया के साथ, और हमें मिलकर दे रहा है एक कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत बड़ा वैल्यू है। तो ये एज्यूम करना कि न्यूमरेटर 10⁸ ऑर्डर का है बेटा, ये तो बेवकूफी है। बल्कि ये एज्यूम करना बिल्कुल जायज है कि डिनोमिनेटर ही है 10⁻⁻8 ऑर्डर का, या फिर नियरली 0 का। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यहां पर इसकी आप कंसंट्रेशन देख रहे हो तो S है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना बेटा, क्या सिल्वर कंज्यूम हो गया? क्या सिल्वर कंज्यूम हो रहा है? यस, द सिल्वर इज गेटिंग कंज्यूम्ड। अब बेटा यहां पर लिच-एटलियस प्रिंसिपल लग जाएगा। तो सिल्वर आप कम कर रहे हो, रिएक्शन चाहेगी सिल्वर को बढ़ाना, तो बेटा ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? फॉरवर्ड में। और बेटा अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आ गई तो बेटा AgCl की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख भी सकते हो दैट व्हेनेवर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ S³ टाइप साल्ट इंक्रीजेस। S³ टाइप साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो क्या हो जाती है? दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियरली इस पॉइंट को बेटा लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेनेवर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट या फिर S³ टाइप साल्ट इंक्रीजेस। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बेटा देखिए, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी बेटा? खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0। तो बेटा अगर यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। ठीक है, अब बेटा हम ये जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर कोई भी चीज 0 होती नहीं है। तो बेटा हम यहां पर एक्चुअल 0 नहीं लिखेंगे, रादर बेटा हम यहां पर लिखेंगे y। बेटा हम यहां पर भी लिख लेंगे y, बट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि y जो है बेटा, y इज टेंडिंग टू 0। y किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। बिकॉज बेटा इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज 0 नहीं होती। हाँ, 0 के बहुत नजदीक भी हो जाए 0 नहीं हो सकती। इसीलिए बेटा हमने सिल्वर को लिखा y, यहां पर भी लिखा y, और बेटा यहां पर y टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आपके पास सिल्वर S सारा का सारा ही खत्म हो गया ना, पहले ये कितना था बेटा? S था ना, अब ये सारा का सारा ही खत्म हो गया, जिसको हमने बाद में बोल दिया y। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन कंसीडर ऑल ऑफ द सिल्वर टू बी कंज्यूम्ड। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब सिल्वर 1 कंज्यूम होगा तो इसके 2,
जब सिल्वर S कंज्यूम होगा तो बेटा इसका बचेगा कितना, C1 माइनस 2S, और इसका खर्च कितना हुआ है 2S। बेटा अगर ये सिल्वर A खत्म हुआ है तो ये 1 बनता है, अगर ये S खत्म हुआ है तो बेटा ये S बनेगा। तो क्या होगा, S बनेगा। तो बस बेटा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया आपके पास। जस्ट लेट मी सी कि मैं कितना नीचे और जा सकता हूं इसमें। तो बेटा आई शुड डू वन थिंग, मैं यहां से रब कर लेता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये रीजन तो बेटा आपने लिखे होंगे ना। तो लॉजिकल रीजन कौन सा है बेटा, कि सिल्वर जो है, सिल्वर ही सारा का सारा खत्म हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा KF, बेटा मैं KF के बदले क्या लिखूंगा, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, बेटा वो कितनी कंसेंट्रेशन है S, बेटा NH3 कितना है C1 माइनस 2S, इसका होल स्क्वायर, और बेटा Ag पॉजिटिव के बदले आप क्या छापोगे Y। नाउ अब बेटा चूंकि सिल्वर पहले से ही बहुत कम था, बहुत कम, यानी कि ये जो S पहले यहां से आ रहा था ना वो सिल्वर, वो तो बहुत ही कम था पहले से भी। सो इन कंपैरिजन टू C1 हम इस 2S को क्या कर देंगे बेटा, इस 2S को निग्लेक्ट कर देंगे। सो वी कैन राइट लाइक दिस, सिंस S was very small, therefore बेटा हम क्या कर सकते हैं, C1 माइनस 2S को नियरली हम C1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा लगा दीजिए इसमें, तो KF किसके बराबर बन जाएगा, KF बन जाएगा बेटा ऊपर वाले साइड से तो S ही है, नीचे वाले साइड से C1 स्क्वायर इंटू Y। बेटा ये आपके पास पहली इक्वेशन बन जाएगी। और बेटा यहां से क्या इक्वेशन बनेगी, KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन Y और बेटा Cl माइनस की कंसेंट्रेशन S, ठीक है। तो बेटा आप चाहो तो यहां से S का वैल्यू निकालो, इधर पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको Y का वैल्यू मिल जाएगा, या उल्टा भी हो सकता है, यहां पर बेटा आप Y निकालो KSP बाय S, उस Y का वैल्यू बेटा यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। Y का वैल्यू बेटा आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, यू कैन सब्स्टिट्यूट, Y के बदले क्या करोगे KSP बाय S, Y के बदले क्या डालोगे KSP बाय S, S कहां चला जाएगा ऊपर, ये क्या बन जाएगा S स्क्वायर, C1 भी आपको पता है, KF भी पता है, KSP भी पता है, आपको बेटा सॉल्युबिलिटी साल्ट की मिल जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, कि हमने आखिर Y कैसे लिया, Y टेंडिंग टू 0 क्यों रखा, कौन सी वाली रीजनिंग पॉसिबल है कि ऊपर वाला 10⁻8 है या नीचे वाला 10⁻−8 है। आई होप बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं, विच इज केस नंबर 5, ठीक। केस नंबर 5 जो है बेटा वो है, जो केस नंबर 5 है बेटा, केस नंबर 5 दैट इज solubility including hydrolysis, solubility including hydrolysis। अब आप बेटा ऐसा मान लीजिए कि आपके पास कोई S क्यूब टाइप साल्ट है, कोई S क्यूब टाइप साल्ट है जिसका कोई कंपोनेंट यानी कि कैटायन या उसका जो एनायन है वो कहां से आया है, वीक एसिड या वीक बेस से आया है, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, दिस केस arises when any one of the two components or both components या दोनों के दोनों और both components of S cube type salt undergo hydrolysis। जब S क्यूब टाइप साल्ट के या तो कैटायन या तो उसके एनायन या तो उसके दोनों आयंस की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। तो मतलब हाइड्रोलिसिस तो तभी होगी ना बेटा जब वो कहां से आए हैं, वीक से आए हैं, ठीक है। नाउ हियर वी कंसिडर, चलिए बेटा एक केस हम ले लेते हैं AB। हियर वी कंसिडर AB as S cube type salt whose cation undergoes hydrolysis,
तो बेटा ये मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है कि मैंने सिर्फ मान लिया इसका कैटायन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, लेकिन बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके कैटायन की ही हाइड्रोलिसिस हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके एनायन की भी हाइड्रोलिसिस हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की ही हाइड्रोलिसिस हो। तो बेटा हम दोनों केस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक स्टार्टिंग में आप देखोगे ना कि प्रोसीजर चलना कैसे है, उससे फिर आपको समझ में आएगा। कोई भी आयन हाइड्रोलाइज हो रहा हो, नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग आवर आंसर इफ वी लर्न जस्ट दिस बेसिक केस। ठीक है बेटा, तो पहले आप देखिए बेटा ए बी आपके पास है, क्या है ए बी। दिस ए बी विल डिसोशिएट बेटा एज ए पॉजिटिव प्लस बी माइनस। ठीक है बेटा, ए बी टाइप का साल्ट है तो KSP किसके बराबर होता है, S स्क्वायर के बराबर, तब जब बेटा किसी की भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही होती। तो बेटा अगर मैं मान लूं कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो बेटा ये भी S है, ये भी S है। ठीक है, बट सिंस A पॉजिटिव इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, since A positive is undergoing hydrolysis, since बेटा A positive की क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो बेटा आप उसकी हाइड्रोलिसिस लिखो, दैट हाइड्रोलिसिस इज A positive प्लस H2O। बेटा क्या मिलता है आपको, यू गेट हियर एज AOH प्लस H पॉजिटिव, है ना बेटा यही। तो बताइए बेटा इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना होगा, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ AOH इनटू बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होल डिवाइडेड बाय बेटा कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव। बेटा ये कौन सी कंसंट्रेशंस है, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन, और यही KH बेटा बराबर होगा KW। बेटा यहां पर बना क्या है, बेस, कौन सा, मोनो एसिडिक बेस, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही OH है, इसीलिए बेटा आप नीचे चाहो तो लिख सकते हो KB। क्लियर। अब बेटा आपके पास ये देखना होता है कि किस आयन की हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो ऑब्वियस सी बात है, एटम A की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो आप A पॉजिटिव पर क्या लगाओ, मास बैलेंस लगाओ, मास बैलेंस इक्वेशन यूजिंग मास बैलेंस इक्वेशन ऑन A पॉजिटिव। A पॉजिटिव पर बेटा आप क्या लगाओ, मास बैलेंस इक्वेशन लगाओ। तो कैसे बोल सकते हो आप बेटा, यू कैन से A पॉजिटिव एट T इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू A पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम प्लस, और कहां है बेटा A और AOH में है, सो आई विल राइट दिस एज AOH एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए बेटा, अगर B की होती ना हाइड्रोलिसिस, तो मैं B पर लगा देता मास इक्विलिब्रियम, मास बैलेंस इक्वेशन। अगर दोनों पर हो रही होती तो आपको दोनों पर लगानी है मास बैलेंस, तो जितने आयंस पर हो रही है सब पर लगाओ क्या, मास बैलेंस इक्वेशन। तो बेटा मास बैलेंस इक्वेशन करना क्या है, A पॉजिटिव स्टार्ट में कितना था बेटा, स्टार्ट में तो ये S था, तो बेटा मैं भी लगाऊंगा यहां पर S। A पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम को बेटा छेड़ना नहीं, इसको ऐसे ही रखो। अब बेटा जो दूसरा आपके पास है ना AOH, इसको यहां से रिप्लेस करो। AOH किसके बराबर आएगा बेटा, इट विल कम आउट टू बी KW डिवाइडेड बाय KB इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव, कौन सी वाली, इक्विलिब्रियम, होल डिवाइडेड बाय बेटा H पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको समझ में आया करना क्या होता है। तो यहां से बेटा क्या चीज कॉमन आएगी, S विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम, बेटा अंदर बचेगा 1 प्लस बेटा व्हाट इज KW बाय H पॉजिटिव, OH माइनस, और बेटा नीचे क्या है, इसको नीचे इसको KB है। तो बेटा बताइए यहां से आपके पास A पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय KB। बस बेटा यही करना होता है और आंसर खुद ब खुद आ जाता है। कैसे सर, ये निकली ना A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन S डिवाइडेड बाय दिस, इसको बेटा सब्स्टिट्यूट करो KSP में। वी नो बेटा जी हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि KSP बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। बेटा A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली कितनी है, आपको अब नहीं लगानी है S, अब लगानी है वो S डिवाइडेड बाय 1 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय KB, और बेटा B माइनस की सॉल्युबिलिटी वो तो S ही है, उसमें तो बेटा हमें कोई परेशानी नहीं है। तो बेटा अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो KSP किसके बराबर बेटा, S इंटू S, वो बन जाएगा S स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन होल डिवाइडेड बाय KB। बेटा अगर आप यहां से सॉल्व करोगे S स्क्वायर बराबर होगा KSP इंटू 1 प्लस बेटा जी ये बन जाएगा OH माइनस डिवाइडेड बाय KB, और बेटा S अगर निकालना चाहोगे तो बेटा इस सब का बन जाएगा रेज्ड पावर 1/2। अब आप बेटा देखो इस साल्ट AB की जो नई सॉल्युबिलिटी है दैट इज अंडर रूट ऑफ KSP इंटू 1 प्लस OH माइनस बाय KB। अगर बेटा यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही होती तो आप क्या लिखते, आप लिखते हैं ना KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर या S इज इक्वल टू रूट ऑफ
KSP. What would have this S been? This S was actually the solubility of AB. लेकिन बेटा अब solubility S is equal to root KSP नहीं है, अब वो है root of KSP into 1 plus OH minus divided by KB. क्लियर? तो बेटा आपको उसका प्रोसीजर समझ में आया? जिस आयन की हो रही है हाइड्रोलिसिस, आप उस पर क्या कर दो, उसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखो, मास बैलेंस लगाओ और उसकी नई इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन निकालो, उसको केएसपी में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा मुझे आपको यहां पर दो चीजें बतानी है, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज क्या है सर? यहां पर एक चीज तो बताइए, हमें ये कैसे एग्जाम में पता चलेगा कि हमें हाइड्रोलिसिस कंसिडर करनी भी है या नहीं? तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर पहचानने का तरीका जो बेटा है दैट इज कि आप देखो आपके क्वेश्चन में क्या अगर दिया गया है, या अगर आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में Ka दिया गया है या Kb दिया गया है। Kb क्यों बेटा? यहां पर देखो, यहां पर Kb भी आ रहा है। अगर एनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही होती तो Ka आ जाता, यहां पर कैटायन की आ रही है इसीलिए बेटा Kb। अगर Ka या Kb दोनों में से कोई भी चीज दी गई है, आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए कि इस केस में मुझे सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोलिसिस एक साथ कंसिडर करने हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बता देता हूं इसके बारे में। तो देखो बेटा, अभी जो हमने एक्सप्रेशन निकाला, दैट एक्सप्रेशन वाज KSP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नॉट KSP, S is equal to root of KSP into 1 plus concentration of OH minus divided by KB। यही लिखा बेटा। तो अब यहां पर आपके जहन में एक दिमाग में एक सवाल उठ सकता है, सर हम ये OH माइनस की कंसंट्रेशन कहां से लाएंगे? ठीक है, KB तो हमें एग्जाम में दिया गया होगा। बेटा यहां पर दो चीजें ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, whenever the value of Ka or Kb is given in the question regarding solubility, always think about hydrolysis. Always think about hydrolysis. अगर बेटा आपको कभी भी Ka और Kb का वैल्यू दिया गया है सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन में, तो हमेशा हाइड्रोलिसिस की कंसीडरेशन करो। अगर Ka का वैल्यू दिया गया है तो एनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, अगर Kb का वैल्यू दिया गया है तो कैटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, और अगर दोनों का वैल्यू दिया गया है तो कैटायन और एनायन दोनों की हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, अब बेटा सोचिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके रिलेटेड है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH माइनस is given in question, then use that value while calculating solubility. तो बेटा अगर वो वैल्यू वहीं से दिया गया है तो आप उस वैल्यू का इस्तेमाल करके solubility निकाल सकते हो। However, if no such value is given, always use H positive or OH minus concentration equal to 10 raised power minus 7, that is from water। ठीक है, तो बेटा अगर आपको H पॉजिटिव और OH माइनस किसी भी तरीके से दिया गया है, मान लो pH दिया गया है, बोल रहा है कि सॉल्यूशन का pH 3 है, तो उसने H पॉजिटिव या OH माइनस तो इनडायरेक्टली आपको दे दिया। लेकिन अगर वो H पॉजिटिव OH माइनस के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, सो ऑलवेज यू कैन टेक H पॉजिटिव या फिर OH माइनस अगर आपके एक्सप्रेशन में है तो आप हमेशा उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो 10 रेज़ पावर माइनस 7। उस वैल्यू को देखकर हम फिर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ये दो पॉइंट्स आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए। अब बेटा मैं आपको यहां पर एक और नया केस दिखाऊंगा, इसी का केस दिखाऊंगा जहां पर दोनों की हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, दोनों की हाइड्रोलिसिस बेटा, when hydrolysis
व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ बोथ कैटायन एंड एनायन टेक्स प्लेस। तो बेटा बिल्कुल यही प्रोसीजर है। मान लीजिए बेटा आपके पास AB है, ठीक है, एक S³ टाइप साल्ट है बेटा, इसको और इसको बेटा तोड़ो आप, दिस गिव्स यू A पॉजिटिव प्लस B माइनस। अब बेटा अगर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही होती तो इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S थी, लेकिन अब किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है? दोनों की हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो आप दोनों की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखो, दोनों पर एक एक करके मास बैलेंस लगाकर अलग अलग से इनकी इक्विलिब्रियम नई वाली कंसंट्रेशंस निकालो, उसको KSP में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए बेटा, पहले आप किसकी लिखोगे? A पॉजिटिव की। तो बेटा A पॉजिटिव रिएक्ट करेगा बेटा किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बना देगा? AOH प्लस क्या बना देगा बेटा? H पॉजिटिव। बोलिए बेटा यहां से KH किसके बराबर? इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ AOH into concentration of H positive whole divided by concentration of A positive, और बेटा यही बराबर होगा KW डिवाइडेड बाय KA, नहीं बेटा KB, क्योंकि यहां पर बना क्या? बेस बन गया। ठीक है, अब बेटा मास बैलेंस लगाइए। मास बैलेंस ऑन A पर बेटा जब आप A पॉजिटिव पर जब आप मास बैलेंस लगाएंगे बेटा, बोलिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A पॉजिटिव at T is equal to 0 is equal to A positive at equilibrium plus concentration of AOH at equilibrium। क्या ये क्लियर है बेटा? स्टार्ट में हमारे पास A पॉजिटिव कितना था बेटा? S। A पॉजिटिव at equilibrium तो बेटा यहीं पर रखेंगे। AOH को कितना लिखेंगे? AOH will be KW by KB into A पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम होल डिवाइड बाय, बेटा नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा H पॉजिटिव। ठीक है, अब इस A पॉजिटिव को बेटा यहां से कॉमन ले लो, A पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम को कॉमन ले लो, अंदर बेटा बचेगा 1 प्लस KW बाय H पॉजिटिव दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल डिवाइड बाय, बेटा ये आपके पास आ जाएगा KB। तो बेटा ये बन जाएगा S, जिसका मतलब बेटा मैं आपको समझा चुका हूं। इसका मतलब बेटा आपके पास A पॉजिटिव की जो नई इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन जो पहले बेटा S थी, अब वो बेटा है S डिवाइडेड बाय 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल डिवाइडेड बाय KB। आई विल यूज दिस एज फर्स्ट। अब बेटा बिल्कुल यही आपको करना है, किस पर? एनायन पर भी हाइड्रोलिसिस करवानी है, बिकॉज बेटा एनायन की भी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो चलिए बेटा हम एनायन पर भी ये लगा देते हैं, एनायन की भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखते हैं। B माइनस प्लस बेटा जी H2O, दिस इज गिविंग मी दिस इज गिविंग मी HB प्लस OH माइनस। बोले बेटा इसका KH किसके बराबर? KW डिवाइडेड बाय, बना क्या यहाँ पर? एसिड, तो बेटा KA, और यही किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ HB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। समझ में आ रहा है? अब बेटा वही चीज फिर से रिपीट हो जाएगी। मास बैलेंस ऑन B माइनस पर बेटा मास बैलेंस लगाओ तो क्या बन जाएगा? इट विल बी B माइनस एट T इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू B माइनस एट इक्विलिब्रियम प्लस बेटा ये किस में है? और HB में, HB एट इक्विलिब्रियम। सर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, इस HB को रिप्लेस यहां से निकाल लेंगे। तो बेटा बताइए यहां से B माइनस एट इक्विलिब्रियम तो ठीक है, प्लस HB के बदले बेटा क्या छापेंगे? KW डिवाइडेड बाय KA इंटू B माइनस एट इक्विलिब्रियम होल डिवाइड बाय, बेटा जी आ जाएगा आपके पास OH माइनस। ठीक है, मैंने इन दो को इक्वेट करके HB की कंसंट्रेशन निकाली, वो इसके बराबर बन गई। जरा बेटा इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी? B माइनस एट इक्विलिब्रियम कॉमन, बेटा दिस विल बिकम 1 प्लस KW बाय OH माइनस, बेटा दैट इज H पॉजिटिव, और बेटा नीचे से क्या आएगा? नीचे से KA आ जाएगा। तो बताइए बेटा B माइनस एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर? स्टार्ट में B माइनस कितना था बेटा? ये भी तो S ही था ना। तो बेटा दिस विल बी S डिवाइडेड बाय 1 प्लस H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय KA। बेटा ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो बस बेटा यही आपके पास A पॉजिटिव की नई कंसंट्रेशन, B माइनस की नई कंसंट्रेशन, दोनों को बेटा क्या कर लीजिए? KSP में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बेटा जो आपके पास KSP है बेटा वो किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इक्विलिब्रियम और बेटा कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस इक्विलिब्रियम। A पॉजिटिव इक्विलिब्रियम के बदले बेटा क्या लिखोगे? S डिवाइडेड बाय 1 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय KB, और बेटा इसके बदले क्या लिखोगे? S डिवाइडेड बाय 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Ka। बेटा पहले KSP किसके बराबर होता अगर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही होती? S स्क्वायर। अब बेटा वो S स्क्वायर तो है, लेकिन नीचे कुछ दो एडिशनल टर्म्स भी आ जाएंगी। ठीक है,
ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा ये आपके पास कुछ समझ में आ रहा होगा, आपको ये केस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बेटा बताइए अब हमारे पास KSP किसके बराबर बन जाएगा? बेटा KSP विल बी इक्वल टू S स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल डिवाइडेड बाय KB इंटू 1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय KA। बताइए बेटा यहां से S स्क्वायर किसके बराबर? KSP इंटू 1 प्लस concentration of OH minus divided by Kb into 1 plus concentration of H positive divided by Ka। तो बेटा S किसके बराबर? That will be equal to root of KSP into 1 plus concentration of OH minus whole divided by Kb into 1 plus concentration of H positive divided by Ka। फाइनल आंसर तैयार है बेटा। वरना अगर हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही होती तो S वुड हैव बीन इक्वल टू रूट KSP। अब बेटा चूंकि हाइड्रोलिसिस भी हो रही है, अब ये रूट KSP इंटू 1 प्लस OH माइनस बाई KB इंटू 1 प्लस H पॉजिटिव बाई KA। अब वही है बेटा, अगर H पॉजिटिव वहीं से दिया गया है तो H पॉजिटिव जो दिया गया है वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट, उसी के हिसाब से OH माइनस भी आएगा। लेकिन अगर नहीं दिया गया है बेटा तो दोनों वैल्यूज को हम 10⁻⁻7 डालकर सॉल्व कर लेंगे और अपना S निकाल लेंगे। क्लियर? आई होप बेटा ये सवाल आपके दिमाग में अच्छे से छप गया होगा किस तरह से आपको करना हो। जिस भी आयन की हाइड्रोलिसिस होती है बेटा उसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखो और फिर मास बैलेंस निकालकर उसकी नई वाली कंसंट्रेशन निकालो, उसको KSP में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर तैयार। ठीक है बेटा, लेट अस मूव टू अनदर टाइप। ठीक है, चलिए बेटा अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट केस जो है दैट इज केस नंबर, तो बेटा हमने कौन सा किया? इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन कर लिया बेटा, हमने इन बफर कर लिया, हमने साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कर लिया, हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लिया बेटा, हमने हाइड्रोलिसिस कर लिया। नाउ वी हैव केस नंबर 6 आई गेस, केस नंबर 6 दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी कैसे निकाली जाती है? बेटा वी ऑल नो, हमने पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है बेटा, उसमें हमने पढ़ा है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स वो चीजें होती है, वो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जो खुद बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करके एसिड भी दे सकते हैं, एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। सो एन हाइड्रोक्साइड व्हिच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज अ बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। और बेटा इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, जैसे बेटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे बेटा लेड हाइड्रोक्साइड, जैसे बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है बेटा? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स हैं। अब सर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड क्या मतलब इसका? देखो बेटा, इससे पहले हमने जो हाइड्रोक्साइड वाला केस किया है, बफर वाला केस, बेटा वहां पर तो वो इन प्रेजेंस ऑफ बफर था ना। यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, इस एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड को हम बेटा NaOH में डिसॉल्व करेंगे, एक बेस में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा बेटा, जब ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड खुद बेस की तरह एक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है बेटा ये देगा अपना कैटायन और अपना एनायन, जो एनायन इसका कौन सा है? हाइड्रोक्साइड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा कि यही हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन दे देगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन बेटा इस केस को ना हम सॉल्व करेंगे एक हिसाब से एक क्वेश्चन के थ्रू ही। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे, तब जाकर बेटा हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है कि हमारे पास सवाल ऐसे आ जाएगा एग्जाम में बेटा, सवाल ऐसे आता है कि व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन। अब आप बोलोगे मिनिमम ही क्यों, मैं बताऊंगा। व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ OH minus ion, OH minus ion such that solubility of amphoteric hydroxide, such that solubility of amphoteric hydroxide is minimum। आखिर हम OH माइनस की कंसंट्रेशन
कितनी रखें ताकि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो मिनिमम आ जाए। क्या मतलब बेटा, देखो इस केस का बेटा आपको एक इसी क्वेश्चन के थ्रू ही एग्जैक्टली बेटा यही सवाल एग्जाम में आ जाता है कि आपको एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड दिया गया होगा और बोलेगा कि बताओ OH माइनस की क्या कंसंट्रेशन होगी ताकि इस एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी मिनिमम हो जाए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। बेटा लेट अस कंसिडर एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, कंसिडर एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं लूंगा एग्जाम में भी वही आएगा, नो, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, बस आपको ये सीखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये प्रोसीजर सीख लिया आप इसको किसी भी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड पर लगा सकते हो। कंसिडर एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, बेटा जैसे मान लो मैंने जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। अब देखिए बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड क्या कर सकता है। जिंक हाइड्रोक्साइड टेकन इन NaOH सॉल्यूशन, हमने इसको किस में ले लिया बेटा, हमने इसको NaOH सॉल्यूशन में ले लिया। तो पहली चीज क्या हो सकती है कि ये जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड है बेटा, सॉलिड, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा बेटा, ये प्रोड्यूस करेगा जिंक 2+ और बेटा ये प्रोड्यूस कर देगा OH-। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। मान लीजिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी है दैट सॉल्युबिलिटी इज S1, तो जिंक +2 की भी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, S1। अब आप बेटा ये नहीं बोलना कि ट्वाइस OH- की सॉल्युबिलिटी 2S1, ना बेटा, यही तो हमें निकालना है कि OH- कितना रखें। तो अगर आपने यहां पर पहले से ही 2S1 दे दिया तो फिर क्या निकाल रहे हो, आपको ये मालूम करना है कि OH- कितना होना चाहिए ताकि ये जिंक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी मिनिमम से मिनिमम हो जाए। इसीलिए बेटा हम इसको इस वक्त क्या रखेंगे, अननोन रखेंगे। लेकिन बेटा इसने क्या एक्ट किया है एज बेस, तो बेटा ये तो S³ टाइप साल्ट है, तो KSP किसके बराबर होगा, KSP बराबर होगा बेटा जी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- का होल स्क्वायर। तो बेटा जिंक 2+ की कंसंट्रेशन S1 बेटा जी, और यहां से क्या आएगा OH- का होल स्क्वायर, जिसका मतलब बेटा S1 बराबर KSP डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH- का होल स्क्वायर। ठीक, और क्या ये कर सकता है बेटा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, यहां पर तो इसने बेस की तरह एक्ट किया बेटा, इट कैन आल्सो रिएक्ट विद द बेस। कैसे रिएक्ट करेगा बेटा, ये देखो जिंक हाइड्रोक्साइड बेटा जी रिएक्ट करता है ट्वाइस NaOH के साथ, और बेटा ये बना देता है ZnOH4-2 प्लस ट्वाइस Na पॉजिटिव। बेटा मतलब ये क्या बन गया, आपको समझ रहा है, कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा। तो यहां पर आपके पास KF होगा। देखो बेटा अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है, ठीक है, तो बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी तो S2 होगी। Na पॉजिटिव बेटा हो या ना हो एक ही बात है, ठीक है। नाउ बेटा अगर आप यहां पर Na को देखोगे ना, तो Na को लिखना या ना लिखना भी बेटा एक ही बात है। आप चाहो तो यहां पर सिंपली लिख दो ट्वाइस OH-, इट हार्डली मैटर्स, और यहां से भी चाहो तो Na को गायब ही कर सकते हो, बिकॉज Na का होना या ना होना बेटा दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, चलिए बेटा अब यहां से बेटा आप क्या कर सकते हो, रिमेंबर ZnOH होल ट्वाइस इज अ सॉलिड, तो बेटा यहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K फॉर्मेशन, बेटा जी वो किसके बराबर, जिंक OH4-2 डिवाइडेड बाय बेटा फिर से OH- का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा इसको नहीं लिख देना साथ में, क्यों नहीं लिखेंगे सर, बेटा बिकॉज ये तो सॉलिड है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में ये नहीं आएगा। ठीक है, अब बेटा जरा सोच समझ के पहला क्वेश्चन बेटा ये उठेगा कि सर आपको कैसे पता चला कि यहां पर सिर्फ 2 ही OH- रखने हैं या फिर 2 NaOH लेने हैं। तो बेटा ये भी कोई रटने की बात नहीं है, आपको एग्जाम में दिया गया होगा ना कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है, आपको ये दिया गया होगा कि फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना है और किस कॉम्प्लेक्स का है। बेटा उसी कॉम्प्लेक्स को ध्यान में रखते हुए मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितने OH लेने हैं। फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर कॉम्प्लेक्स ZnOH4 नहीं बनता, मान लो बनता ZnOH6-2, ऐसा बनता। ठीक है, तो बेटा मेरे पास ऑलरेडी से इसके पास कितने थे, 2, बेटा मैं यहां पर 4 टाइम्स OH- लेता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया गया है या किस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया गया है, बेटा आप डिसाइड कर लोगे कि आपको कितने मोल्स ऑफ OH- लेने हैं इस दूसरी वाली रिएक्शन में। क्लियर? इज दिस क्लियर? आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हमें बताओ हमें क्या निकालना है, हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की। मतलब बेटा जी मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है ZnOH होल ट्वाइस की। सर यहां से तो सॉल्युबिलिटी S1 आ रही है, सर यहां से तो सॉल्युबिलिटी S2 आ रही है, तो बेटा इसकी टोटल सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, तो बेटा मैं कहूंगा टोटल सॉल्युबिलिटी
ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, बेटा AH स्टैंड्स फॉर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, जो S है बेटा ये बराबर होगा S1 प्लस S2। ठीक है, जरा बेटा पहले यहां पर वैल्यू भी दे दो, ये बन जाएगा S2 डिवाइडेड बाय OH माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये कितना था S1 प्लस S2, बट हैव यू कैलकुलेटेड दिस S1? यस, S1 इज KSP बाय OH माइनस का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय OH माइनस का स्क्वायर प्लस बेटा S2 किसके बराबर आएगा, इसको इस फॉर्मेशन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा KF इंटू OH माइनस का स्क्वायर। तो बेटा ये हमें मिल गई टोटल सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्वेश्चन ने ये क्यों पूछा, व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन सच दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज मिनिमम। इसने क्यों नहीं पूछा सच दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। वो बेटा उसका रीजन भी है, उसका रीजन बेटा इस इक्वेशन में छुपा हुआ है। अगर आप इस इक्वेशन को प्लॉट करते हो, अगर आप इस इक्वेशन में सॉल्युबिलिटी को प्लॉट करते हो एज अ फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, यू विल फाइंड बेटा जो कर्व बनेगा ना, उस कर्व में मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा आप यहां पर देखोगे कि इफ वी प्लॉट solubility and concentration of OH minus, we will find that the curve is having a minima. That is why the question is saying such that the solubility of amphoteric hydroxide is minimum. अगर बेटा उसमें मैक्सिमा होता ना तो फिर ये क्वेश्चन पूछता such that the solubility of amphoteric hydroxide is maximum. क्लियर? अब बेटा ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, how do we find the minima और maxima? बेटा आप डिफरेंशिएशन करोगे और बेटा फिर उसको स्लोप को 0 के बराबर पुट कर दोगे, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और एट पॉइंट ऑफ मिनिमा सॉल्युबिलिटी नहीं, टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो मिनिमा होता है। तो बेटा यहां पर मैं क्या करूंगा, चलिए बेटा यहां से हम क्या करेंगे, यहां से बेटा हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो बस ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। तो देखो बेटा हमारे पास हम क्या कहेंगे, फॉर मिनिमम सॉल्युबिलिटी, फॉर मिनिमम सॉल्युबिलिटी। बेटा अगर आपको सॉल्युबिलिटी मिनिमम रखनी है, आप ds बाय किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, OH माइनस की कंसंट्रेशन में, और उस स्लोप को पुट करोगे 0 के बराबर, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ मिनिमा ये क्या है बेटा असली, ds बाय DOH माइनस व्हाट इज दिस, dy बाय dx, एंड व्हाट डज dy बाय dx रिप्रेजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा पर टेंजेंट का स्लोप 0 ही हो जाएगा। जरा बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करो, दैट मींस आप डिफरेंशिएशन किसकी कर रहे हो, किसकी कर रहे हो बेटा, यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ KSP डिवाइडेड बाय OH माइनस का होल स्क्वायर प्लस KF इंटू OH माइनस इसका स्क्वायर, और उसको किसके बराबर पुट करोगे, 0 के बराबर। जरा बेटा कीजिए, KSP तो बेटा कांस्टेंट है, ये क्या बन जाएगा, d बाई dx ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। जरा बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, -2 बाई एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, ऐसे ना d बाई dx ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, -2 बाई एक्स क्यूब। तो बेटा यहां पर भी तो है ना 1 बाई OH माइनस का स्क्वायर, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं KSP इंटू -2 डिवाइडेड बाई OH माइनस का होल क्यूब। ठीक है, और बेटा जरा इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये है x रेज पावर n यानी कि 2x रेज पावर 2 माइनस 1। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास 2KF इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 2 माइनस 1 बेटा उसी को बराबर आप पुट करोगे 0 के। अगर आप चेक करोगे बेटा यहां से आपके पास 2KF इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 2KSP डिवाइडेड बाय OH माइनस का होल क्यूब। बेटा 2 और 2 कैंसल, OH माइनस को इधर फेंको, KF को नीचे ले आओ, बेटा जी यू विल गेट OH माइनस रेज पावर 4 इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय KF। और बेटा यहां से आपके पास OH माइनस की कंसंट्रेशन जो है वो आ जाएगी KSP बाय KF होल रेज पावर 1/4। सर ये क्या है बेटा, ये वो OH की कंसंट्रेशन है जहां पर आपकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, वो मिनिमम होगी। इज दिस क्लियर? तो बेटा हमें भी तो क्वेश्चन वही पूछ रहा था, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस वेयर द सॉल्युबिलिटी इज मिनिमम। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस वेयर द सॉल्युबिलिटी इज मिनिमम। आई होप बेटा ये आप समझ गए होंगे।
अच्छे से समझ गए होंगे। अब बेटा याद रखिएगा, OH माइनस जो मिनिमम वाला आपने निकाला है, ये हर एक साल्ट के लिए नहीं लगेगा, हर एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए नहीं लगेगा। डिपेंड करता है बेटा एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा दिया गया है, तो आपको उसका KSP का एक्सप्रेशन, उसका KF का एक्सप्रेशन लिखना होगा। फिर आप सॉल्युबिलिटी और OH माइनस में एक इक्वेशन लाओगे, उस इक्वेशन की बेस पर फिर उसको एक बार डिफरेंशिएशन करो और उस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट कर दो। वहां से जो आपके पास OH माइनस की कंसंट्रेशन आएगी बेटा, उस OH माइनस कंसंट्रेशन पर एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी मिनिमम हो जाएगी। तो बेटा आई होप ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला won't help you because this is going to be the answer only for zinc hydroxide। अगर आपके पास AlOH whole thrice वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो बेटा उसके लिए ये वैल्यू कुछ और होगा, ये एक्सप्रेशन कुछ और बन जाएगा। तो जो आपने बेटा केस किया ना हाइड्रोलिसिस वाला, और जो ये वाला आपने बेटा केस किया, इन क्वेश्चंस में बेटा आपको मेथड सीखना है, प्रोसीजर सीखना है कि आखिर प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हैं, आंसर्स विल फॉलो। But don't try to memorize these things. Don't try to memorize like we memorize KSP is equal to S square, 4S cube, 27S4, 108 S raised power 5। बेटा वो तो फिक्स है। किसके लिए? AB साल्ट, A2B के लिए या A3B के लिए या A2B3 वालों के लिए। लेकिन तब जब बेटा वो पानी में है। लेकिन अगर कुछ स्पेशल केसेस आ गए, मान लो जैसे हाइड्रोलिसिस हो रही है, मान लो जैसे आपको एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड दिया गया है, तो इन केसेस में बेटा किस तरह से निकालते हैं, आपको ये प्रोसीजर सीखना है। और इस प्रोसीजर का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में आपको डिराइव करके निकालना पड़ेगा आंसर कौन सा है। सो बेटा अपनी स्पीड को भी तेज रखना है, प्रोसीजर को भी अच्छे से सीखना है। ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा अभी जो एक केस बचा हुआ है दैट इज सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन बेटा आई होप कि यहां से जो आपके पास ये क्वेश्चंस है ये क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इफ देयर इज एनी डाउट बेटा प्लीज गो थ्रू द वीडियो अगेन। और फिर भी अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है बेटा, यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑलवेज मेल मी। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश क्या, आई विल रिप्लाई टू यू, बट यू हैव टू बी ऑनेस्टली वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। आपको ऑनेस्टली बेटा ईमानदारी के साथ अपने गोल की तरफ काम करना है, क्वेश्चंस को टैकल करना है, जो आपको मैं बोला है एज प्रोमिस्ड कि वो भी आपके पास एक वीडियो लेक्चर आ जाएगा न्यूमेरिकल्स का, तो वो भी आप देखोगे, वहां से सीखोगे यहाँ कैसे करने हैं केसेस। ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी ना बेटा, तब आप परफेक्टली किसी भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आई होप आज के लेक्चर में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक केस जो पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी जितना भी इसमें हमने पढ़ा, I hope beta that is crystal clear to you, and if it is not, if there is any doubt, you can always ask. So till the next class beta, Allah Hafiz.